हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सभी कुलीग्स वगैरह जब साथ में बाद में बैठे होते हैं तो यू उन्हों को लेकर ही बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर सॉन्ग को यू उन्हों इतना क्यों बुरा लगता है, ऐसी भी क्या बात हो गई। उनमें से एक बताने लगता है कि ये उन्हों की ही गलती है क्योंकि उसने काम के बीच में ब्रेक ले लिया था और ब्रेक भी ऐसे टाइम पर लिया जब मिस्टर सॉन्ग के पास बहुत ही अच्छे वाला प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट उन्हों की वजह से ही आगे बढ़ सकता था। बट जब उन्होंने आकर बोला कि उसे ब्रेक चाहिए क्योंकि उसकी बेटी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही थी, एक तो मॉम उसके पास पहले से नहीं थी और डैड भी जब उसको टाइम नहीं दे रहे थे तो वो अकेली वाली ड्राइंग्स बना रही थी। और ये चीज बियोल की टीचर उसके डैड को बताती हैं कि आपको अपनी बेटी को टाइम देना होगा और इसी वजह से वो ब्रेक लेने के लिए आते हैं कि मुझे अपनी बेटी को टाइम देना और मैं छोटी सी लीव के बाद वापस आ जाऊंगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी को क्या समझा हुआ है, कितना अजीब तुमने बहाना लगाया कि तुम्हारी बेटी दुनिया की सबसे स्पेशल बच्ची है, क्या लोगों के बच्चे नहीं होते। तो ये उनकी बात सुनने के बाद पहले तो उन्हें देखने लग जाता है, फिर कहता है कि हाँ मेरी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये कहकर वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। अब जैसे ही उन्होंने उस कंपनी से जाता है वैसे ही वो प्रोजेक्ट मिस्टर सॉन्ग के हाथों से मिस्टर किम के पास चला जाता और वो बहुत बुरी तरह हारते हैं और वो इसी बात का गुस्सा अभी तक उन्हों पर निकाल रहे थे। अब वैसे ही एक जो नशे में सोई हुई थी वो उठकर कहने लगती है कि उन्हों को क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की और बेटी लेने की, इतने अच्छे फेस के साथ भी कोई इतनी जल्दी शादी करता है क्या, वो तो मेरा आइडियल था। उसकी बातों को सुन सुनकर सभी हंस रहे होते हैं पर एक कहने लगता है कि मैं जब भी जिस भी लड़की से सुनो उन्हों के बारे में यही तारीफ सुनता हूँ, क्या उन्हों सच में हर किसी की आइडियल टाइप है। वैसे उन्हों दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के लिए खाना बना रहा होता है और फिर जब उसकी हेयर स्टाइलिंग करने लगता है तो बियोल से पूछता है कि तुम्हें आज किस तरह का हेयर स्टाइल चाहिए। तो कहती है कि डैड जैसा आप चाहो। दोनों कहता है कि ठीक है मैं 3 नंबर स्टाइल बना रहा हूँ। ये कहकर उसको स्टाइल बना देता और वो बहुत प्यारी लग रही होती है। अब ये उसको स्कूल के लिए लेकर जाने लगा था और दूसरी तरफ से जोंगसो भी निकल आती है अपने बेटे को लेकर और जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो जोंगसो अपने बेटे को लेकर खड़ी होती है और उन्हों के साथ ही भेज देती है। यहाँ पर 3 आंटियां पहले से उन्हों का वेट कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम जो होता है। जैसे उन्हें उन्हों नजर आता है तो वो जल्दी से अपने आप को सेट वगैरह करने लगती उन्हों को अच्छा दिखाने के लिए। अब उन्हों जिन लोगों को भी जानता होता है उनसे ग्रीट करते आ रहा होता है, इसी तरह इन लोगों से भी ग्रीट करता है क्योंकि ये तीनों भी उससे ग्रीट करती हैं। अब आगे जाकर उन्हों एक बच्चे की मॉम के पास जब जाकर खड़ा होता है तो उन्हें बॉल लगने वाली होती है पर उन्हों बॉल पकड़कर उन्हें बचा लेता, वो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसी तरह उन्हों की काफी आंटियां फैन होती है, यहाँ तक कि बच्ची भी उसकी फैन होती है। वैसे हमें ड्रामे में एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नेम लिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा मजे से आ रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे काम नहीं करना। फिर सभी लोगों से हेलो कहता है पर कहीं से भी इसको आंसर नहीं मिलता तो देखने लग जाता है कि इन्हें क्या हुआ है, पर सबका ध्यान बस कांग के ऑफिस पर होता है। तो ये भी आकर ग्योंग से पूछे लगता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो वो बताती है कि मुझे लगता है जियोंग नाम के रिज्यूम में कुछ न कुछ तो उसने गलत लिखा था और वैसा उसमें कुछ भी नहीं है और इसी वजह से वो पकड़ा गया। तो अब कांग उसे डांट रही है और सच में ऑफिस में यही हो रहा होता है और वो तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता और कहने लगता है कि अगर आप कुछ भी चीजें करने को फोर्स ना करती तो किसी को पता भी नहीं लगना था कि मैंने रिज्यूम में झूठ बोला है। तो ये उसका रिज्यूम पकड़कर उसे सुनाने लगती और पूछने लगती है कि जो तुमने इतने सालों वाला झूठ बोला एक्सपीरियंस का, उसका बताओ वो एक्सपीरियंस तुम्हारा कहाँ है। वो जैसे ही कांग के आगे से चिल्लाकर बोलने लगता है तो फौरन से आकर सीओ से चुप करवाती है और इसे में कांग उसका गलत नेम लेती है जो वो फौरन से ठीक करवाता है कि मेरा नेम गोंजियोंगनम है, तुमने कभी भी मेरा नेम ठीक से लिया है। पर फिर भी वो अपनी बात कर रही होती है, फिर कहती है कि इसको इस कंपनी से निकाल दो और ये मुझे किसी भी कंपनी में अब नजर मत आए। ये कहकर जैसे ही बाहर निकलने लगती है तो डोर को गलत डायरेक्शन में ओपन करने लगती है, इसी वजह से ओपन नहीं होता और सभी लोग ये आवाज सुनते ही फौरन से अपनी अपनी जगहों पर जाने लगते हैं और ये बाहर आते ही सब लोगों को देखते और गुजरते हुए ली से कहती है कि मैंने तुमसे बात करनी, ये कहकर उसको अपने ऑफिस में ले जाती है। वो भी चुप करके ऑफिस में पहुंच गया था और जाकर सोफे पर अपना बैग फेंकता और वहीं पर बैठ जाता है। तो ये गुस्से से उससे पूछे लगती है कि ये काम तुम्हें दिया था ना तो तुमने उसको अच्छे से चेक क्यों नहीं किया कि उसका काम फेक है कि ठीक है। तो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मुझे ये काम करना पसंद नहीं है तो तुम मुझे हर बार ये काम क्यों दे देती हो। और मैंने कहा कि वो अपना फ्रीडम एंजॉय कर ले, पर इतना नहीं पता था कि वो ज्यादा एंजॉय कर लेगा। यहाँ तक कि वो तो अपनी गलती को भी मानने को तैयार नहीं होता। उसकी बातों को सुनकर कांग खुद ही कह देती है कि तुम्हें हार करना ही मेरा सबसे फजूल डिसीजन था। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी पर फिर भी वो कांग के सामने आकर कहने लगता है कि तुम्हें मुझे रखने की वजह से इन्वेस्टमेंट मिली और मुझे मेरा फ्रीडम मिल गया। उसकी बात सुनकर कांग वहाँ से चली जाती और ये भी उसके जाने के बाद वापस से सोफे पर बैठ जाता है। कांग जब अपना काम कर रही होती है तो फिर से उसे पेपर की वजह से कट लग जाता है। उसके पास आते हुए कहती है कि फिर से तुमने कट लगवा लिया ना, आज कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा। ये कहकर उससे फुल मंथ का सेल्स प्लान देकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कांग को उन्हों का कार्ड नजर आता है जिसे देखते ही वो बास्केट में फेंक देती है कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और यहाँ उन्हों दिखाया जाता है जो बैठकर अपना काम कर रहा होता है उसका एक कोलीग मिस्टर सॉन्ग के इशारे पर उन्हों से कहने लगता है कि मिस्टर सॉन्ग चाहते हैं कि मीटिंग की सारी प्रिपरेशन वगैरह तुम करो। ये सुनते ही वो पहले तो मिस्टर सॉन्ग की तरफ देखने लगता है, मिस्टर सॉन्ग जो उसे नजर चुरा जाते हैं। अब ये सबको देखने के बाद उस फाइल को पकड़ लेता और वहाँ से कॉपी करवाने के लिए ले जाता है क्योंकि मीटिंग में सबके लिए कॉपी की जरूरत थी। अब जैसे ही वो मीटिंग की प्रिपरेशन कर लेता सभी लोग मीटिंग के लिए आने लगते हैं और ये भी अपनी जगह पर जैसे ही बैठने लगता है तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और अभी वैसे भी तुम इतना टाइम ब्रेक लेने के बाद मीटिंग को भूल ही गए होगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये पहले चुप
चुप करके मिस्टर सॉन्ग की बातों को सुन रहा होता भी डोर की तरफ जाते हुए वैसे ही अपना सजेशन देने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये देखकर मिस्टर सॉन्ग पहले हंसने लग जाते भी कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है, मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही वो मिस्टर सॉन्ग के पास आता है। सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या करेगा, पर वो चुप करके अपनी कुलीग फ्रेंड को दे देता कहता है कि मैं अपना काम इसको हैंड ओवर करता हूँ, ये बहुत अच्छे से कर लेगा। ये कहकर वहाँ से चुप करके बाहर चला गया था और जब बहुत ही ज्यादा गुस्से में जा रहा होता तो सभी से जाते हुए देख रहे होते हैं। नीचे आते साथ ही वो अच्छी खासी चीजें ऑर्डर करता और उसे बैठकर खाने पीने लगता है। उसका फ्रेंड भी उसके सामने बैठा हुआ था और उसे इस तरह खाते देखकर कहने लगता है कि तुम क्या बच्चे हो। तो वो कहता है कि अपने बारे में भी तो देखो। तो वो उसे बताता है कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी बात सुनकर उन्हें कहने लगता है कि बड़ी बात है, मैच्योर हो गए हो। वो कहते हैं कि हाँ जाहिर सी बात है, तुम्हें तो छोटी सी एज में वाइफ मिल गई, फिर तुम्हारी बेटी भी होगी और उसके बाद सबसे पहले तुम्हें प्रमोशन भी मिला। हर चीज तुम्हें सबसे पहले पहले क्यों मिल रही है, कहीं यहाँ से भी रिजाइन तुम पहले ना दे दो। उसकी बात से चुप कर जाता फिर कहता है कि मैं रिजाइन करने वाला हूँ। ये कहकर उठकर जाने लगता और रेजिग्नेशन लेटर उसकी पॉकेट से नहीं निकल रहा होता। रुककर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं। तो ये भी उसे कहता है कि याद करो कि तुमने ब्योल की ट्यूशन फी देनी है, उसकी केयरटेकर फी देनी है, ये देना है वो देना है, बहुत सी चीजों से याद करवा देता है, जिसको सुनते सुनते वो वापिस से चुप करके अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही उन्हों को मिस्टर यांग नजर आते तो वो फौरन से उठकर उनके पास पहुंच जाता है, जो किसी से कॉल पर बात कर रहे होते और वो कांग से ही बात कर रहे होते, जिसको देखते साथ ही फौरन से कहते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर कॉल कट करके उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं एक चीज में फंसा हुआ तो क्या मैं जा सकता हूँ। ये कहकर सॉरी कहकर मिस्टर यांग वहाँ से चले जाते और ये भी उन्हें जाने देता है। अब ऐसे मिस्टर यांग दिखाए जाते हैं जो किसी से मिलने के लिए जाते हैं। उस लड़की के शूज में सामने दिखाए जाते और वैसे ही शूज कांग के पास भी होते हैं, जो बैठकर अपना काम कर रही होती है। जो उसके पास आती है उसे आकर पूछे लगती है कि तुम अभी तक काम कर रही हो, तुम्हें कुछ खाना पीना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी। तो वो उसकी कॉफी पकड़ के पूछती है कि तुमने कितनी कप कॉफी पी ली है, इसकी वजह से तुम्हें भूख नहीं लग रही। ये कहने के बाद उसको खिलाने के लिए बाहर ले आई थी। तो वो कहती है कि तुम मुझे इतना फोर्स क्यों कर रही हो खाने के लिए। तो वो कहती है कि क्योंकि मैं अपनी सीईओ को जिंदा रखना चाहती ताकि वो काम करती रहे और मुझे भी पे करती रहे। अभी मेरे लोन के पैसे पूरे नहीं हुए, मुझे अभी लोन देना है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लोन का क्या होगा और मेरी पे का। तो ये उसकी बातों को सुनते हुए खारी होती है और वैसे ही सियो फिर से उसी लड़के के बारे में बात करती है जिसको ये निकालने को कह रही थी। और कहती है कि उसके बारे में सोचो। तो कहती है कि क्या सोचना है, बस उसको निकालो। सियो कहती है कि तुम्हें इस तरह तो नहीं किसी के साथ करना चाहिए, कम से कम तुम्हें हर पर्सन के नेम को तो याद रखना चाहिए। अगर तुम एम्प्लॉय को उसके ठीक नेम से बुलाती हो तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, अगर तुम गलत नाम से बुलाते हो तो उसे बुरा लगता है। इस तरह वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो वह कहती है कि मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मुझे काम चाहिए तो काम चाहिए। सियो उसे समझा भी रही होती है कि हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं होता, नहीं तुम्हारे जैसा सोचता है, हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तुम्हें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना चाहिए ना। पर उसे इन चीजों से जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता। घर आने के बाद स्लीपिंग पिल्स लेती और लेट जाती है सोने के लिए। वैसे ही इसके ड्रीम में एक लड़का आ रहा होता है जिसको इसके नेम से बुला रहा होता है और उसे देखते देखते ये सो गई थी। अब ऐसे नेक्स्ट टाइम मिस्टर सॉन्ग दिखाए जाते हैं जो कंपनी में काफी परेशान होकर आ रहे होते और आते साथ ही उन्हों के पास पहुंच जाते और उसके टेबल के पास रखकर फाइल मारते हैं। सभी लोग डर जाते हैं कि क्या हुआ है, उन्हों भी डर जाता है। तो वो कहने लगता है कि उन्हों क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम मिस्टर यहाँ कहाँ पर होंगे, क्योंकि वो शायद चाइना के लिए निकल गए और तुमने उन्हें रोका तक नहीं और तुम्हें उसके बारे में क्या खबर नहीं थी। मिस्टर सॉन्ग ये भी कहने लगते हैं कि अगर वो यहाँ से किसी दूसरी कंपनी में चले गए तो वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले गए हैं, प्रोजेक्ट का जो भी डाटा था सब कुछ ले गए हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो वो बचेगा नहीं और तुम अगर उसे रोक ना पाए तो बचोगे तुम भी नहीं, तुम्हारा यहाँ से जाना पक्का है। उन्होंने तो काफी ज्यादा डर चुका था और कहता है कि मुझे नहीं पता और फौरन से मिस्टर यांग को कॉल्स वगैरह करने लगता है। पर मिस्टर यांग उसकी कॉल नहीं पिक कर रहे होते तो ये उनके लिए मैसेज छोड़ देता है कि आपको जैसे ही मेरी कॉल मिले तो मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा और कहाँ पर है ये भी बताइएगा। अब ऐसे इसके माइंड में आता है कि मिस्टर यांग कांग का नेम ले रहे थे तो ये फौरन से अपने दोस्त से कहता है कि मुझे बताओ कांग नेम की जो लड़की है उसकी फर्म कहाँ पर है। जैसे उसे एड्रेस पता लगता है वो फौरन से उसकी कंपनी के बाहर पहुंच जाता है और अभी सोच ही रहा होता है कि उसे अंदर जाकर क्या कहना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए। वैसे ही कांग आकर इसकी कार में बैठ जाती है और बैठने के बाद देखती है कि ये तो उन्हों है और उन्होंने भी इसे देख ही जा रहा होता है कि ये कहाँ पर आ गई। वो तो फौरन से एम्बैरस होकर वहाँ से निकल जाती है पर वापस से मुड़कर देखने लगती है कि क्या वो अपनी कार से नहीं निकलेगा और इसके माइंड में भी आता है कि मुझे तो कांग से मिलना था, वो तो मिल गई है, उसे जाकर बात करता हूँ। फौरन से कार से निकलकर उसे रोकने लगता है कि मैम मेरी बात सुने। अब कांग भी उसके रोकने पर रुक जाती है तो वो उसे डायरेक्ट यही पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यांग कहाँ पर है, क्या तुमने उसको चाइना भेजा है। तो वह कहती है कि क्या मतलब, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने ये काम किया होगा। तो कहता है कि हाँ तुमने किया होगा, अगर वो चाइना चले जाते तो तुम्हें पता है ना कि वो कभी भी कोरिया वापस नहीं आ सकते और ना ही उनका कोई फ्यूचर होगा। कांग उसकी बात सुनकर जो उन्हों कहती है पर वैसे ही उन्हों को मैसेज आता है जिस मैसेज को देखते वो वहाँ से जाने की करता है क्योंकि उस मैसेज में मिस्टर यांग ये कह रहे होते हैं कि मैं पहले से ही डिपार्चर के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। वो तो कांग की बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बेचारी कांग तो चिल्लाती रह जाती है कि मेरी तो सुनकर जाओ, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि सच में कांग को यांग की कॉल आई थी पर यांग उससे इसी बारे में बात कर रहा होता और कांग कहती है कि आपको किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाहिए। एज ए इंजीनियर सोचे कि वहाँ पर आपका करियर क्या होगा, यहाँ पर आप कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, आपको पता है ना आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको
अपने फ्यूचर के बारे में सोचा चाहिए। तो वह कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सोच समझ कर ही करूंगा। बल्कि उल्टा कांग ने तो उन्हें समझाया था, पर कांग को अब ये होता है कि कोई तो है जो हमारे हेड हंटर्स के पीछे पड़ा हुआ है, हमें ही बुरा बना रहा है। और दिखाई जाती है कि ये वही लड़की होती है जिसने सेम टू सेम वैसे शूज पहने होते हैं जिस लड़की से मिलने के लिए मिस्टर यांग गए थे। और वो अभी भी किसी से कॉल पर बात कर रही होती और मोबाइल जहाँ जिस फाइल के ऊपर रखती है वो फाइल मिस्टर यांग की ही होती है। और दिखाया जाता है कि मिस्टर यांग को इनमें बात हुई तो मिस्टर यांग इसकी बात सुनने के बाद वहाँ से निकल जाता है। ये उसके जाने पर स्माइल कर रही होती है। और इधर उन्हें दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पहुंचा था, पहुंचने के बाद मिस्टर यांग को ढूंढ रहा होता है हर जगह पर जो मिस्टर यांग उसे लग रहे होते हैं उनके पास जाने पर उसे पता लगता है कि वो तो मिस्टर यांग ही नहीं है। अब वहीं पर परेशान खड़े होकर इधर उधर देख ही रहा होता है। वैसे मिस्टर यांग के पीछे से आवाज आती है तो ये फौरन से उनसे बात करने के लिए बैठ गया था। मिस्टर यांग को ये बताता है कि आप पर टेक्नोलॉजी लीक का इल्जाम है। वो भी ये बात सुनकर शौक होता है, कहते हैं कि अगर मैंने प्रोजेक्ट को देख लिया इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता हूँ। वैसे मुझे तो प्रोजेक्ट के बाहर का ही समझा जाता है। अब यहाँ पर आकर उन्होंने पता लगता है कि उन्हें तो प्रोजेक्ट में कोई रखना भी नहीं चाहता था और न ही उनका प्रोजेक्ट में कोई काम था। इसी वजह से जब मिस्टर यांग को लेफ्ट ओवर फील हो ही रहा था तो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, यहाँ पर रहने का भी कोई फायदा नहीं है। तो कहीं लगता है कि मुझे पता है कि मैं कोरिया वापस नहीं आ सकता, पर मैं कोरिया में वापस आना भी नहीं चाहता, मैं वहीं पर काम करना चाहता हूँ। अब मुझे बस ये है कि इस सारी चीज का इल्जाम तुम्हें न दिया जाए और तुम पर कुछ बुरा ना हो। तो ये उनकी बात से बिल्कुल चुप कर जाता और उन्हें कुछ भी नहीं बताता है कि हर एक चीज का इल्जाम उसी पर आने वाला है। अब ये भी एयरपोर्ट से बाहर निकल आता और उनके प्लेन को जाते हुए देखता है। फाइनली मिस्टर यांग यहाँ से चले गए थे और वैसे इसको कलीग फ्रेंड की कॉल आती है जो बताता है कि इन्वेस्टिगेट टीम आकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तुम कहाँ पर रह गए हो, क्या तुम्हें मिस्टर यांग मिले? तो वो बताता है कि वो पहले से जा चुके हैं। तो कहते हैं कि फिर तो तुम भी यहाँ से जाने वाले हो। ये बात करते हुए वो जैसे ही मिस्टर सॉन्ग की तरफ देखता है जो स्माइल कर रहा होता है, देखकर उन्हों को बताने लगता है कि ये मिस्टर सॉन्ग का ही काम होगा। वो वैसे ही कोई ना कोई रास्ता देख रहे थे तुम्हें यहाँ से निकालने का और सच में उन्हें ये वे मिल भी गया। ये तो उसकी बात सुनने के बाद जैसे होश में नहीं रहता वहीं पर बैठ जाता है और सच में उन्हों पर लीक का इल्जाम लग चुका था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।